गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और पीछे के क्लासेस को आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। सारे क्लास आप लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है और आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे तो इसके लिए आप लोगों को एनसीईआरटी का जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ने वाले हैं जो कि आज आपका 5वां अध्याय है, राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। सारी चीज़ें बहुत सीक्वेंस से चल रही हैं, बिल्कुल कहानी की तरह। कैसे कैसे इतिहास का विकास हुआ है, कैसे कैसे मानव ने अपने जीवन में बदलाव लाया है, किस तरह से हमारा इतिहास जो है वो बदल रहा है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो परिदृश्य है वो कैसे कैसे उसमें बदलाव आ रहा है, वो सारी चीज़ें आप लोगों के सामने हैं। आप उसको बहुत ही अच्छे से पढ़ सकते हैं। सारी क्लासेस को बिल्कुल विस्तार पूर्वक ले रहे हैं और जैसे जैसे एनसीईआरटी में दिया है बिल्कुल आप लोगों को पूरा दिया जा रहा है। कुछ भी इसमें से कॉपी पेस्ट नहीं है, बल्कि एक्स्ट्रा जानकारी और भी इसमें इंक्लूड किया जा रहा है जो आप लोगों के लिए काफ़ी मददगार है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। यहाँ पे जैसा कि आप जानते हैं कि कहानी से शुरू होता है आपका एनसीईआरटी। चुनाव का दिन, जब शंकरन उठा तो उसने देखा कि उसके नाना नानी वोट डालने जा रहे थे। दरअसल वे चुनाव केंद्र पर सबसे पहले पहुंचना चाहते थे। शंकरन जानना चाहता था कि आखिर वे इतने उत्साहित क्यों थे। उसके नाना जी ने उसे जल्दी में समझाने की कोशिश की और कहा, आज हम अपने शासकों का चुनाव करने जा रहे हैं। ये चुनाव है, आज जो है हम अपने हिसाब से सरकार को चुनते हैं। सभी को अधिकार होता है वोट करने का, वो जिसे चाहें वोट कर सकते हैं। तो ये जो शंकरन है ये सोच रहे हैं कि जो नाना नानी हैं या दादा दादी हैं ये लोग जा रहे हैं चुनाव करने और अपने शासकों का चुनाव करेंगे। तो आगे ये लोग क्या और बढ़िया जो आपको जानना है पहले के टाइम का, कह रहे कुछ लोग शासक कैसे बने, कुछ लोग जो पहले के टाइम में थे वो शासक कैसे बनते थे। लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं, लेकिन बहुत पहले लोग शासक कैसे बनते थे, यानी कि लगभग 50 वर्षों से या थोड़ा सा भी ज़्यादा हो गया है हम अपने शासकों का चुनाव करते हैं और हर 5 वर्ष में उनको बदल देते हैं अगर वो सही काम नहीं करते। लेकिन इसके पहले के जो शासक होते थे उनका चुनाव कैसे होता था, ये प्रश्न है। कह रहा है कि लेकिन बहुत पहले लोग शासक कैसे बनते थे। हमने अध्याय 4 में यह पढ़ा है कि कुछ राजा संभवतः जन यानी लोगों द्वारा चुने जाते थे। कुछ राजा को जनता चुनती थी। हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि वैदिक काल में जो जनता है वो मोस्टली राजा को चुनती थी। कभी कभार ऐसे होता था कि राजा के बाद अगर कोई योग्य नहीं मिला तो उनके बच्चे राजा बन जाते थे। कह रहा है कि ये जो जन है ये चुनते थे, परंतु करीब 3000 साल पहले राजा बनने की इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई दिया। आज से 3000 साल पहले यानी कि लगभग 1000 ईसा पूर्व के बाद जो घटना है, यानी कि उत्तर वैदिक काल से जो ये प्रोसेस चल रहा था इसमें परिवर्तन देखने को मिला। क्या परिवर्तन आया? कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। उत्तर वैदिक काल में आप लोग देखेंगे यज्ञ अनुष्ठानों का जो संख्या है बढ़ गया था। वैदिक काल में बहुत ज़्यादा यज्ञ वगैरह पे जोर नहीं दिया जाता था, सिंपल से यज्ञ किए जाते थे। और यज्ञ किसके लिए किए जाते थे हमने कल पढ़ा था। वैदिक काल में यज्ञ किए जाते थे कि उन्हें युद्ध में जीत हासिल हो, अच्छे चारागाह मिले, पुत्र की प्राप्ति हो, मवेशियों की संख्या में वृद्धि हो। लोग इसके लिए यज्ञ अनुष्ठान करते थे। लेकिन जब उत्तर वैदिक काल आया तो राजा बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान करने लगा अपने साम्राज्य विस्तार के लिए, अपने लंबी उम्र के लिए, अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए। जो राजा है ये बड़े बड़े यज्ञ करने लगे, जैसे अश्वमेध यज्ञ, साम्राज्य विस्तार के लिए किया जाने वाला यज्ञ जिसका शुरुआत उत्तर वैदिक काल से शुरू हो गया था। कहना आयोजन किया जाता था। इनमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहां अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। याद रखिएगा अश्वमेध यज्ञ जो है इसके क्या विशेषता है। जो राजा हैं वो अपने आप को पावरफुल दिखाने के लिए अश्वमेध यज्ञ करते थे, यानी कि राजा अपने घोड़े को स्वतंत्र रूप से विचरण करने के लिए छोड़ देते थे। वो घोड़ा जहाँ जहाँ तक जाता था अगर उसका कोई विरोध नहीं करता था तो मान लिया जाता था कि वो पूरा साम्राज्य अब राजा के साम्राज्य में शामिल हो चुका है। और अगर कोई भी उस घोड़े को रोकता था या उसका विरोध करता था तो राजा उससे युद्ध करके घोड़े को छुड़ा करके ले आते थे। यानी कि घोड़े के विचरण का तात्पर्य है कि जहाँ जहाँ घोड़ा जाएगा
वहाँ तक का साम्राज्य राजा का है और वो सारे लोग राजा का आधिपत्य स्वीकार करते हैं। इससे पता चलता था कि राजा का साम्राज्य कितना बड़ा है या राजा कितना शक्तिशाली है, जो कोई इस बात का विरोध नहीं कर रहा है। तो आपका अश्वमेध यज्ञ क्या है, राजा को शक्तिशाली या उसके साम्राज्य विस्तार को दिखाने के लिए किया जाता था। वही कह रहा है कोई उस घोड़े को नहीं रोकता था, लेकिन अगर कोई रोकता था तो राजा उससे युद्ध करता था। आगे कह रहा है अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब यह होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज़्यादा शक्तिशाली है। अगर किसी राजा ने घोड़े को जाने दिया, उसको नहीं रोका, इसका मतलब जो राजा अश्वमेध यज्ञ कर रहा है, जिसने उस घोड़े को छोड़ा है, वो ज़्यादा पावरफुल है, इसलिए कोई उनका विरोध नहीं कर रहा है। ये चीज़ याद रखिएगा, शानदार पॉइंट है इसको। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। इसके बाद जब वो घोड़ा 1 वर्ष के लिए विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था, 1 वर्ष तक वो जहाँ जहाँ जाता था वो पूरा साम्राज्य राजा के अधीन मान लिया जाता था। 1 वर्ष के बाद उस घोड़े को पकड़ करके साम्राज्य में लाया जाता था और उसकी बलि दे दी जाती थी और उसके मांस को पुरोहित, राजा और कुछ खास लोग खाते थे। तो उस समय जब 1 साल पूरा हो जाता था तो एक बड़ा भव्य आयोजन किया जाता था जिसको अश्वमेध यज्ञ कहते हैं, जिसमें ये घोड़ा जहाँ जहाँ तक विचरण करता था वहाँ के राजाओं को आमंत्रित किया जाता था जिन्होंने विरोध नहीं किया है, और जिन्होंने भी विरोध किया होता है उनसे राजा युद्ध करके उनको अपने साम्राज्य में मिलाते थे। तो याद रखेंगे ये सभी लोग क्या किए जाएंगे, आमंत्रित किए जाएंगे। और ये यज्ञ कौन करेगा, विशिष्ट पुरोहित करेंगे, जिनके पास अच्छी जानकारी है, बढ़िया विद्वान है, वही इस यज्ञ को संपन्न कराते थे। इसके लिए उन्हें उपहार से सम्मानित किया जाता था और इन यज्ञों के लिए पुरोहितों को बड़े पैमाने पर उपहार दिए जाते थे। जमीनें दी जाती थी, सोने चांदी और हीरे जवाहरात मवेशी दिए जाते थे। आगे कह रहा है अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। जो भी राजा अश्वमेध यज्ञ करता था उसे मान लिया जाता था कि वो बहुत शक्तिशाली राजा है, क्योंकि उसका साम्राज्य अब जो है बहुत दूर तक फैल चुका और कोई इसका विरोध नहीं कर रहा। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे, यानी कि यज्ञ में जितने राजाओं को आमंत्रित किया जाता था वो सभी लोग उस राजा के लिए उपहार लाते थे जो अश्वमेध यज्ञ कर रहा है, जो अब घोषित हो चुका है कि वो काफ़ी पावरफुल शासक है। आगे देखिए, इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। इन सभी आयोजनों में जो राजा है वो मेन है, मुख्य स्थान है उसका, उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बैठाया जाता था और इसके बाद राजा को राज सिंहासन पे बैठाया जाता था या शेर की खाल वाले एक विशेष आसन पे बैठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था। यज्ञ के अवसर पर वह राजा यानी कि जो सारथी है वो राजा का सहचर होता था युद्ध क्षेत्र में, चूँकि वो राजा के रथ को हाँकता था या रथ को चलाता था और युद्ध क्षेत्र में वही उसके साथ रहता था। आगे कह रहा है राजा की विजयों तथा अन्य गुणों का गान करता था और वही राजा के विजयों का और अन्य गुणों का जो है गान करता था, बखान करता था। आगे कह रहा है राजा के सगे संबंधी खासकर उसकी रानियां तथा पुत्रों को भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। राजा तो बड़े बड़े अनुष्ठान करते ही थे, साथ में उनकी जो रानियां होती थी, जो उनकी पत्नियां होती थी और उनके जो बच्चे होते थे वो भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान को अंजाम दिया करते थे या पूरा किया करते थे। आगे कह रहा है अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना भर था। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल के छिड़काव के साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान कराता था। राजा के ऊपर पवित्र जल का छिड़काव होता था और इसके अलावा अन्य बहुत सारे विधि विधान कर्मकांड होते हैं जो राजा को करने होते थे। विष अर्थात वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे। विष या वैश्य जिनको उत्पादन का काम दिया गया था, जिसमें व्यापारी आते थे, जिसमें आपके कृषक आते थे, पशुपालक आते थे, ये सारे लोग राजा के लिए उपहार लेकर के आया करते थे। जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। याद रखिएगा, जिनको पुरोहित कहते थे कि ये शूद्र हैं उन्हें बहुत सारे अनुष्ठानों में शामिल होने का अधिकार नहीं था और समाज में इनकी स्थिति जो है काफ़ी दयनीय या खराब होती चली जाती है आगे के टाइम में। तो आगे बढ़ रहे हैं और देख रहे हैं
इस यज्ञ में उपस्थित होने वालों की एक सूची बनाओ और पेशे के आधार पे वे कौन कौन से वर्ग में शामिल हो सकते थे। अब देख लीजिए आज का आपका बहुत ही शानदार पॉइंट जिसको कहते हैं वर्ण, आपको इसको जानना है बिकॉज ये बहुत ही डिस्प्यूटेड मुद्दा है और आज भी ये समस्या है या कहिए कि एक तरह से चिंता का विषय है आपका वर्ण व्यवस्था। जो वर्ण व्यवस्था है इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि क्या खास बातें हैं जो हमें जाननी चाहिए वर्ण व्यवस्था के बारे में, ये कहाँ से आई और अभी भी जो है ये बनी हुई है समाज में वर्ण व्यवस्था आपका। तो चलिए देख लेते हैं हम वर्ण व्यवस्था को। वर्ण व्यवस्था की क्या बातें हैं, कहाँ से शुरुआत हुई और क्या है ये वर्ण व्यवस्था। तो सबसे पहले आप लोग वर्ण व्यवस्था की कहानी सुन लीजिए। आप सभी को पता है अभी तक का जो आपने एनसीईआरटी पढ़ा उसमें आपने कहीं वर्ण व्यवस्था का उल्लेख नहीं देखा। आपने देखा कि जो आपका पाषाण काल है इसमें मानव का विकास हो रहा है। पहले मानव उपभोक्ता है, संग्राहक है, उत्पादन करना नहीं जानता है। फिर उसने पशुपालन शुरू किया मध्य पाषाण काल में। फिर नव पाषाण काल आया और उसने पहिए का आविष्कार किया, मिट्टी के बर्तन बनाए, घर बनाए और उत्पादन करना शुरू किया और एक सभ्य मानव की तरह रहने लगा, छोटे मोटे कच्चे मकान बनाने लगा। फिर आपने देखा कि आपका आया सिंधु घाटी सभ्यता जहां मानव ने नगरों का विकास किया और काफ़ी अद्भुत चीज़ें बनाई। इसके बाद आपने देखा कि आपका वैदिक काल शुरू हो गया है। वैदिक काल में ही विकास होता है वर्ण व्यवस्था का, जिसमें मैंने आपको बताया था कि वैदिक काल दो भागों में बटा है। एक आपका ऋग वैदिक काल है जो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व का है। दूसरा उत्तर वैदिक काल है जो 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व के बीच का काल माना जाता है। इसमें से जो आपका वैदिक काल का ऋग वैदिक पार्ट है ये काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे वैसे तो जो समाज है ये पितृ सत्तात्मक है, यानी कि पुरुषों को ही ज़्यादा वरीयता दिया जा रहा है, लेकिन महिलाओं को भी आप देखेंगे राजनीति और संपत्ति छोड़ करके बाकी सभी जगह पुरुषों के जैसे समान अधिकार है। यहाँ पे वर्ण व्यवस्था शुरू हो गया। ऋग वैदिक काल में पहली बार वर्ण व्यवस्था आई थी, लेकिन यहाँ पे वर्ण व्यवस्था कैसी है, यहाँ पे ऋग वैदिक काल में जो आपका वर्ण व्यवस्था है ये आपका कैसा है, ये आपका जन्म आधारित नहीं है बल्कि ये आपका कर्म आधारित है। वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित है आपके ऋग वैदिक काल में। यहाँ पे कहा गया कि जो जिस भी पेशे को अपनाएगा, जैसा जिसकी योग्यता होगी उसी हिसाब से वो उस वर्ण में हो जाएगा, यानी कि कर्म के आधार पे कोई भी किसी भी वर्ण में जा सकता है। एक परिवार के अलग अलग सदस्य अलग अलग वर्ण के सदस्य हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक परिवार में पिता को वैद्य का काम पसंद है तो वो वैश्य हो गए, माँ को कूटने पीसने का काम पसंद है तो वो शूद्र हो जाएंगी, और अगर एक बेटे को शस्त्र चलाने का शौक है तो वो क्षत्रिय कहलाएगा, दूसरे बेटे को पढ़ने का लिखने का शौक है तो वो ब्राह्मण कहलाएगा। यानी कि एक ही परिवार में कर्म के आधार पे कई वर्ण के लोग रह सकते थे। वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित थी आपके ऋग वैदिक काल में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। ऋग वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित है, बहुत ही बढ़िया व्यवस्था थी। जिसका जैसा रुचि, जैसा कर्म, जैसी मतलब योग्यता, वो उस हिसाब से उस वर्ण में जा सकता था, कोई बाउंडेशन नहीं था। महिलाओं और पुरुषों को सभी जगह लगभग समान अधिकार है, बस वो युद्ध में शामिल नहीं होती थी और उनका संपत्ति पर कोई विशेष अधिकार नहीं है। अगर वो शादी नहीं कर रही हैं तो पिता की संपत्ति में अधिकारी होंगी, या पति के मृत्यु के बाद महिलाओं को संपत्ति में अधिकार मिलता था। बाकी प्रत्यक्ष रूप से उन्हें संपत्ति में बहुत ज़्यादा अधिकार मिलने का उल्लेख नहीं है और राजनीति में उनका बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं है, लेकिन जो सभा, समिति और विदथ 3 संस्थाएं हैं इसमें वो शामिल होती थी, डिस्कशन में शामिल होती थी, खास करके विदथ में शामिल होती थी। वो स्वेच्छा से अपना जिसे चाहे शादी कर सकती थी, कोई बाउंडेशन नहीं था। वो ना शादी करना चाहे तो नहीं करे, कोई बाउंडेशन नहीं था। उनका भी उपनयन संस्कार होता था, उन्हें पढ़ने का अधिकार था। तो इस तरह से महिलाओं को लगभग सभी अधिकार मिले हुए थे जिससे आसानी से जीवन चल सकता था। कोई भी समाज में कुरीतियाँ नहीं थी, जैसे बहुपत्नी प्रथा जल्दी देखने को नहीं मिलता, पर्दा प्रथा नहीं है, बाल विवाह भी नहीं था, सती प्रथा भी नहीं था, छुआछूत जैसी कोई बात नहीं थी। ऋग वैदिक काल आपका बहुत अच्छा था। लेकिन आप देखेंगे उत्तर वैदिक काल में परिवर्तन आया। राजा जो ऋग वैदिक काल में राजा नहीं है, कोई साम्राज्य नहीं, उसके पास कोई सेना नहीं है, कोई टैक्स नहीं लेता है, वो उसको कोई पद प्रतिष्ठा नहीं मिला। वही उत्तर वैदिक काल में अपने आप को शासक घोषित कर लिया। उसने अस्थायी सेना रखी, लोगों के ऊपर टैक्स लगा दिया, अपने पास बहुत सारे कर्मचारी रख लिए जो उसकी मदद करे उसके काम में, और उत्तर वैदिक काल में बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान करने लगा। अपने आप को पावरफुल, शक्तिशाली, साम्राज्यवादी दिखाने का प्रयास करने लगा, यानी कि दिखावा, आडंबर आ गया। उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति खराब हुई, शूद्रों की स्थिति खराब हुई। शूद्र इसलिए आए
चूँकि आपने देखा ऋग वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था बिल्कुल सामान्य है, कर्म आधारित है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उत्तर वैदिक काल में आपकी वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित कर दी गई। यानी कि अगर कोई शूद्र है और उसका बच्चा उस मतलब जो है कितना भी योग्य हो, उसको पढ़ने का अच्छा नॉलेज हो, शस्त्र चलाने का ज्ञान हो, उत्पादन काम करना जानता हो, ऐसा कोई भी ज्ञान हो, लेकिन तब भी वो आपका क्या कहलाएगा, शूद्र ही कहलाएगा। और ब्राह्मण का बच्चा अगर वो योग्य नहीं है, उसे पढ़ने लिखने का कोई ज्ञान नहीं है, तब भी वो ब्राह्मण ही कहलाएगा। यहाँ से हमारे समाज में समस्या उत्पन्न होना शुरू हो गई और यही वर्ण व्यवस्था आगे चल करके जाति का एक क्लिष्ट रूप ले लेता है, जो जाति व्यवस्था आज तक बनी हुई है। तो ये जो जाति व्यवस्था है, इसका जो विकास है ऋग वैदिक काल में हुआ, लेकिन वहाँ पे ये जाति व्यवस्था बाध्यकारी नहीं थी, वर्ण व्यवस्था बाध्यकारी नहीं था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में ये देखिए बाध्यकारी हो गया और इसके अलावा समाज में और बहुत सारी विकृतियाँ आना शुरू हो गई। अब जो राजा हैं वो चाहते हैं कि वो समाज में सबसे ज़्यादा पावरफुल हों, सबसे ज़्यादा सम्मान उन्हें मिले। जो ब्राह्मण हैं वो चाहते हैं कि वो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं, इसलिए समाज में उन्हें सबसे ज़्यादा सम्मान मिलना चाहिए, सबसे ज़्यादा उनका वर्चस्व होना चाहिए। जो वैश्य हैं उन्हें लगता है कि मैं उत्पादन का काम करता हूँ, सबका भरण पोषण मैं करता हूँ, तो समाज में मुझे ज़्यादा सम्मान मिलना चाहिए। और उत्तर वैदिक काल में शूद्रों को कह दिया गया कि आप कोई काम नहीं करेंगे, ऊपर के तीनों वर्णों की सेवा करेंगे। और अगर इस सेवा के दरमियान आपके साथ दुर्व्यवहार होता है, आपका शोषण होता है, आपके साथ गलत व्यवहार होता है, तो आप इसका विरोध नहीं करेंगे। यहाँ से लोगों की किस्मत जो है मानव के द्वारा निर्धारित कर दिए गए कि समाज में किसको सम्मान मिलेगा, किसको सम्मान नहीं मिलेगा, किसको कितना सम्मान मिलेगा, कौन क्या काम करेगा, ये सारे डिसाइड कर दिए गए उत्तर वैदिक काल से। और यहीं से हमारे जो समाज है इसमें कुरीतियाँ, बुराइयाँ, आडंबर, अंधविश्वास, ये सारी चीज़ें शुरू हो गई थी। आपने देखा ऋग वैदिक काल में जादू टोना या अंधविश्वास, भूत प्रेत जैसी कोई बात नहीं है। उत्तर वैदिक काल में भूत प्रेत, जादू टोना, वशीकरण, मंत्र, चिकित्सा, ये सारी चीज़ें आ गई। उत्तर वैदिक काल में अथर्ववेद लिखा गया और उसमें इन सारी चीज़ों का वर्णन किया गया। अथर्ववेद में तो यहाँ तक किया गया कि अगर गर्भ में लड़की है तो मंत्र पढ़ने से वो लड़का हो जाएगा, या इस तरह की बहुत सारी कुरीतियाँ और आडंबर आपके उत्तर वैदिक काल में देखने को मिले। और यहाँ से आपकी जो वर्ण व्यवस्था है ये और ज़्यादा जटिल होती चली गई और जातियों से उपजातियां, उपजातियों से और उपजातियां, शूद्र, संकर जातियां, अछूत, ये सारे सामने देखने को आएंगे। तो ये सब समस्या कहाँ से शुरू हो रही है, उत्तर वैदिक काल से शुरू हुई है। तो ये वर्ण व्यवस्था आप देख लीजिए। आप लोग कह रहा है इस समय उत्तर भारत में खासकर गंगा यमुना क्षेत्र में कई ग्रंथ रचे गए। गंगा यमुना के क्षेत्र में आप देख रहे हैं बहुत सारे ग्रंथ लिखे जा रहे हैं, खास करके उत्तर वैदिक काल के ग्रंथ लिखे गए हैं। ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण उत्तर वैदिक ग्रंथ कहे जाते हैं, यानी कि ऋग वैदिक काल के बाद जिन ग्रंथों को लिखा गया वो सारे उत्तर वैदिक ग्रंथ कहलाते हैं। क्योंकि ऋग वैदिक काल में केवल ऋग्वेद का ही संकलन हुआ, इसीलिए इसको ऋग वैदिक काल कह दिया गया। बाकी सारे ग्रंथों का जो संकलन है ये उत्तर वैदिक काल में हुआ, इसलिए सारे उत्तर वैदिक ग्रंथ कहलाए थे। जिसमें क्या क्या है, कह रहा है इसके अंतर्गत सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है तथा अन्य ग्रंथ भी शामिल हैं। इसके अलावा आप देखेंगे आपका सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये सब उत्तर वैदिक काल में लिखे गए। इनके ऊपर फिर ब्राह्मण लिखे गए, ब्राह्मणों के ऊपर फिर आरण्यक लिखे गए, आरण्यकों के ऊपर फिर उपनिषद लिखे गए। इसके बाद आगे चल के पुराण भी लिखे जाएंगे। तो इसके बाद आप देखेंगे ग्रंथों की लाइन लग जाएगी। तो ये आप याद रखिएगा, ये सारे उत्तर वैदिक काल के हैं, आयोग ने इसको पूछा हुआ है। आगे कह रहा है पुरोहितों द्वारा रचित इन ग्रंथों को विभिन्न प्रकार के अनुष्ठानों और उनके संपादन की विधियां बताई गई। इनमें सामाजिक नियमों के बारे में भी बताया गया। अब ये जो ब्राह्मण लोग हैं जिन्होंने अपने आप को सबसे समाज का जो है एक तरीके से कि विद्वान व्यक्ति घोषित कर दिया, यही लोग डिसाइड करेंगे कि समाज में क्या होगा और क्या नहीं होगा। इन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिख डाले, स्वतः से बहुत सारे ग्रंथ लिख डाले। उसमें विधि विधान नियम कानून बता दिया कि कौन से तरीके से अब समाज चलेगा, किस तरह से पूजा पाठ होगा, कौन पूजा में शामिल होगा, कौन नहीं होगा, समाज में किसको सम्मान मिलेगा। हर चीज़ के लिए इन्होंने अनुष्ठान बना दिए, हर चीज़ के लिए इन्होंने यज्ञ बना दिए और समाज में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए इन्होंने इतने सारे अनुष्ठानों और विधि विधानों का मतलब जो है निर्माण कर दिया कि ये इतना जटिल हो गया कि अभी भी ये सारी चीज़ें समाज में बनी हुई हैं। आगे कह रहा है कि उस समय समाज के कई समूह थे, जिसमें कौन थे, पुरोहित जिनको ब्राह्मण कहा गया, योद्धा जिनको क्षत्रिय कहा गया, कृषक और पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, ये सब आपके वैश्य में आएंगे। श्रमिक और मछली पकड़ने वाले ये आपके शूद्र में आ गए। जंगल में रहने वाले जनजातियां हो गई। जहाँ कुछ पुरोहित तथा योद्धा
वैभवशाली थे, वहीं कुछ कृषक और व्यापारी भी धनवान थे। जहाँ पुरोहित यज्ञ अनुष्ठान करवा रहे हैं, दान दक्षिणा ले रहे हैं और ये खूब स्थिति इनकी मजबूत हो रही है, इनके पास संपत्ति आ रही है। जहाँ राजा अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा है और टैक्स वसूल रहा है, सेना रख रहा है, वो भी स्थिति अपनी मजबूत कर रहा है। वहीं उत्पादन का काम कृषकों और व्यापारियों के हाथ में है, जिनको वैश्य कहा जाता है। इनके पास भी कोई कम संपत्ति नहीं है, यही ये लोगों को भी संपत्ति का जो है हकदारी करेंगे, अब देंगे। दूसरी ओर पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक और मछली पकड़ने वाले ये और तथा शिकारी, भोजन संग्राहक निर्धन थे। इसके अलावा जो पशुपालन कर रहे हैं, जो शिल्पकार हैं, जो श्रमिक हैं, जो मछली पकड़ने वाले हैं, ये सारे शूद्र में आ जाएंगे और ये सब क्या हो गए हैं, ये सब निर्धन है। ये चौथा वर्ण है जिसको शूद्र वर्ण कहा गया। सबसे ज़्यादा संख्या शूद्रों की है। इसमें देखिए उन सभी लोगों को डाल दिया गया है जो छोटे मोटे काम करते हैं, जिनके समाज में स्थिति बहुत अच्छी नहीं, उन सबको शूद्र घोषित कर दिया गया। पशुपालक हैं, शिल्पकार हैं, श्रमिक हैं, मछली पकड़ने वाले हैं। इसके अलावा आप देख रहे हैं शिकारी हैं और भोजन संग्राहक हैं। जितने निर्धन हैं उन सबको कह दिया गया कि ये शूद्र होंगे। और पुरोहित अपने आप को वर्चस्वशाली बना लिए, अपने आप को क्षत्रियों ने भी वर्चस्वशाली बना लिया। चूंकि उत्पादन इनके हाथ में, यही सबका भरण पोषण कर रहे हैं, तो ये भी अपने आप को कम नहीं समझ रहे हैं। स्थिति सबसे खराब किसकी हुई, चौथे वर्ण की, जिसको हम शूद्र कहते हैं। और ये खराब कहाँ हो रहा है, उत्तर वैदिक काल में। ऋग वैदिक काल में तो कुछ ऐसी व्यवस्था थी ही नहीं, अपनी योग्यता के अकॉर्डिंग कोई कुछ भी काम कर सकता था, तो स्थिति ठीक थी वहाँ पे। आगे कह रहा है पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्णों में विभाजित किया। देखिए कौन विभाजित कर रहे हैं, जिनको हम विद्वान कह रहे हैं, जिनको हम पंडित कह रहे हैं, जिनको हम पुरोहित कह रहे हैं। इन्होंने समाज को 4 वर्णों में, 4 वर्गों में विभाजित कर दिया। क्या ज़रूरत थी ये करने की, समाज को 4 भागों में बांटने की क्या ज़रूरत थी, जब सब लोग योग्यता के अकॉर्डिंग वर्क कर रहे थे और सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था, तो फिर इन्होंने क्यों बांटा 4 भागों में। रीज़न है, शुरुआत में उत्पादन नहीं हो रहा था, पशुपालन कर रहे थे, तो कहीं से अलग से अर्न नहीं होता था। उत्तर वैदिक काल में जब लोहे का बड़े पैमाने पे उपयोग हुआ, जंगलों को साफ किया गया और कृषि काम बड़े पैमाने पे बढ़ा, उत्पादन बढ़ा, तो सबका मन जो है वो सोचने लगा या लालच आने लगी कि अब हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो उत्पादन हो रहा है उसका अधिशेष मिलना चाहिए। पुरोहित चाहते हैं यज्ञ अनुष्ठान करके दान दक्षिणा के रूप में हम ज़्यादा से ज़्यादा जो टैक्स है या जो पैसे हैं या जो धन संपत्ति है वो प्राप्त कर ले। क्षत्रिय चाहते हैं हम ज़्यादा से ज़्यादा साम्राज्य विस्तार करके और वहाँ से टैक्स वसूल करके अपने आप को मजबूत कर लें। इसके लिए इन्होंने समाज को 4 भागों में बांट दिया और कहा कि जो ज्ञान देने का काम करेगा, जो ज्ञान लेने का काम करेगा, जो दान देगा, दान लेगा, वो समाज में सबसे विद्वान है, इसलिए उसको सबसे ज़्यादा सम्मान मिलना चाहिए, ऐसा पुरोहितों ने कहा। क्षत्रिय को दूसरे स्थान पे रखा गया, तीसरे पे वैश्य और चौथे पे शूद्र। इस तरह से समाज को 4 भागों में बांट दिया गया, जो बहुत गलत हुआ और वो चीज़ें आज भी बनी हुई हैं, जिसे वर्ण कहा गया। यही जो पुरोहितों ने समाज को 4 भागों में बांटा, यही कहलाया आपका वर्ण, यानी कि वर्ण व्यवस्था। उनके अनुसार प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य निर्धारित कर दिए गए, हर वर्ण के अलग अलग काम निर्धारित कर दिए गए। जब योग्यता हर इंसान के अंदर है तो काम निर्धारित करने की क्या आवश्यकता थी। योग्यता तो किसी में भी हो सकती है। पहला वर्ण ब्राह्मण का था, उनका काम क्या है, वेद का अध्ययन करेंगे, अध्यापन करेंगे, यानी कि पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे। साथ ही और क्या करेंगे, यज्ञ करना और इसके अलावा यज्ञ कराना, यज्ञ खुद भी करेंगे और दूसरों को भी यज्ञ कराएंगे। इसके अलावा और क्या करेंगे, आगे कह रहा है उन्हें उपहार मिलता था। और इसके लिए क्या होता था, जब वो यज्ञ अनुष्ठान करते थे उपहार मिलता था और वही उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए था, तो यहाँ पे वो लोग उपहार मिलने लगा। दूसरा स्थान शासकों का था, यानी कि राजाओं का था, जिन्हें क्षत्रिय कहा गया। इनको दूसरा स्थान दिया गया समाज में। उनका काम युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना था। तीसरे स्थान पे वैश्य या विश्व थे, जिनमें कृषक, पशुपालक और व्यापारी आते थे। क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। ये याद रखिएगा। आपके दूसरे स्थान पे क्षत्रियों को रखा गया, जिनका काम था युद्ध करना, साम्राज्य की सुरक्षा करना और साम्राज्य विस्तार करना, यज्ञ कराना और दान देना। ये सारे काम किसके हो गए, क्षत्रियों के हो गए। तीसरे स्थान पे आ गए विश्व या वैश्य। इनका काम था उत्पादन, जिसमें पशुपालक हैं, ये भी उत्पादन करते हैं, कृषक हैं, मतलब आपकी कृषक हैं, ये भी उत्पादन करते हैं, और आपका व्यापारी, ये भी वस्तुओं को खरीद बिक्री यहाँ से वहाँ करते हैं। ये सारे किस में आ गए, वैश्य में आ गए, जो सभी वर्णों के भरण पोषण की जिम्मेदारी इनकी हो गई।
क्षत्रिय और वैश्य दोनों ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। ये दोनों लोग यज्ञ कर सकते थे। क्यों करेंगे? क्योंकि संपत्ति इनके पास भी है, ये भी देंगे दान में। संपत्ति इनके पास भी है, जो कि उत्पादन कर रहे हैं, ये भी दान दक्षिणा देंगे। लेकिन शूद्र को तो सेवा करने का काम दे दिया गया, उसके पास तो कुछ है ही नहीं, तो वो दान में क्या देगा। तो इसलिए ऐसे लोगों को ऐसे अनुष्ठान कराने का और ऐसे अनुष्ठान में शामिल होने तक का भी अधिकार छीन लिया गया था। उत्तर वैदिक काल की स्थिति है, देख लीजिए। वर्णों में अंतिम स्थान शूद्रों का था। इनका काम अन्य तीनों वर्णों की सेवा करना था। ये देखिए, कितना भी योग्य कोई व्यक्ति हो, कितना भी अच्छा हो, कितना भी उसके अंदर टैलेंट हो, लेकिन वो अब कोई ऐसा काम नहीं करेगा। वो सिर्फ सेवा करेगा और सेवा के बदले में उसे प्रताड़ना मिले या उसे प्रोत्साहन मिले, उसे स्वीकार करना होगा। ऐसी व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में हो गई। इन्हें कोई अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था। प्रायः औरतों को भी शूद्रों के समान माना गया। यहाँ देखिए, महिलाओं की स्थिति भी खराब हो गई, शूद्रों की स्थिति भी खराब हो गई, दोनों की स्थिति हो गई समान। समाज में इन्हें सबसे ज़्यादा पीछे कर दिया गया, हर चीज़ से काट दिया गया और इन्हें मात्र जो है काम निकालने वाला, एक तरीके से कहिए कि समाज का हिस्सा बना दिया गया। महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था। ये भी तो इंसान है, इनसे पढ़ने लिखने का या अपनी चीज़ों को समझने का या जानने का अधिकार क्यों छीन लिया गया? ये उत्तर वैदिक काल में जो बनाया जा रहा है समाज में व्यवस्था, कुछ अपने स्वार्थ बस चीज़ें जो बनाई जा रही हैं, ये कितना घातक परिणाम लेकर के आई कि आज तक सदियों बाद भी ये व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं हुई है। हालांकि पहले से बहुत सुधार है, लेकिन अभी और ज़्यादा सुधार की आवश्यकता है। आगे देख लीजिए, ये आज हम चूँकि पढ़ रहे हैं कुछ जनपदों और महाजनपदों का उदय, तो चलिए देख लेते हैं हम लोग कि आपके वैदिक काल में, ऋग वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल के बाद आया आपका 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कुछ महाजनपदों का विकास हुआ, जिसमें 16 महाजनपद थे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों का विकास हुआ था। और ये 16 महाजनपद जो हैं, ये कौन से राज्य में हैं, किसकी क्या राजधानियां थी, ये आयोग के द्वारा बार बार पूछी जाती हैं। सिंगल भी पूछा जाता है और कूट में भी पूछा जाता है। तो इन 16 महाजनपदों से जो क्वेश्चन बनते हैं वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। इसको नोट करते रहिएगा, आप लोगों को बहुत ही बढ़िया कमांड हो जाएगा इन सारे चैप्टर्स पे। देखिए, 16 महाजनपदों में जो पहली महाजनपद है वो है आपका वज्जी महाजनपद। ये वर्तमान बिहार में है। इसकी जो राजधानी थी ये वैशाली थी। वज्जी की राजधानी वैशाली थी, जो वर्तमान बिहार में है। क्वेश्चन आया हुआ है। दूसरा है आपका मल्ल, जो आपका महाजनपद है, इसकी राजधानी कुशीनगर या कुशीनारा थी, जो कि वर्तमान यूपी में पड़ता है। अगला जो महाजनपद है 16 में वो है आपका अंग महाजनपद। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी और ये भी वर्तमान बिहार में पड़ता है। याद रखिएगा, अंग की राजधानी चंपा। नेक्स्ट जो है ये है मगध। मगध की राजधानी गिरिब्रज या राजगिरी थी। आगे चल के उदयन ने पाटलिपुत्र नगर बसाया और इसकी राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया था। तो इसकी 3 राजधानियां हो गई थी, पहले गिरिब्रज या राजगिरी और बाद में पाटलिपुत्र भी हो गया था। वत्स की राजधानी क्या थी? देखिए, वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी थी और कौशाम्बी वर्तमान उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट है आपका अवंती। अवंती की राजधानी देखिए उज्जैन में है और अवंती की 2 राजधानियां थी। एक उत्तरी अवंती थी जिसकी राजधानी उज्जैन थी। ये क्वेश्चन पूछता है उत्तरी अवंती की राजधानी कहाँ थी? उज्जैन। और आपके दक्षिणी जो आपका अवंती है इसकी राजधानी क्या थी? माहिष्मती। 2 राजधानियां थी, उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन, दक्षिणी अवंती की राजधानी माहिष्मती। और ये वर्तमान में मध्य प्रदेश में पड़ता है। उज्जैन का महाकाल मंदिर क्षिप्रा नदी के किनारे जहाँ कुंभ लगता है, आपको पता होगा। तो ये मध्य प्रदेश का है अवंती, जिसकी 2 राजधानियां हैं, उत्तरी उज्जैन, दक्षिणी माहिष्मती। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है चेदी महाजनपद। इसकी राजधानी सोथिवती या सुक्तिमती थी। सोथिवती आए या सुक्तिमती आए, ये आपके चेदी की राजधानी है। अगला है गांधार। गांधार की जो राजधानी, ये वर्तमान पाकिस्तान में पड़ता है, कश्मीर से ऊपर पाकिस्तान में। इसकी राजधानी पुष्कलावती थी। गांधार की राजधानी पुष्कलावती थी, जो सबसे उत्तर में पाकिस्तान में पड़ता है। नेक्स्ट है आपका काशी। काशी जो महाजनपद है, इसकी जो राजधानी थी ये बनारस था और यूपी में पड़ता है। ये भी कोसल।
कोसल महाजनपद की देखिए 2 राजधानियां हैं। जो उत्तरी राजधानी है ये श्रावस्ती है और जो दक्षिणी राजधानी है ये साकेत है। साकेत वर्तमान में अयोध्या जिसको कहते हैं। श्रावस्ती आप सभी को पता है लुम्बिनी ग्राम की तरफ पड़ता है, यूपी में है ये। तो ये महाजनपद कोसल ये आपके यूपी का है। 2 राजधानियां हैं श्रावस्ती और साकेत। अगला है कंबोज। कंबोज की जो राजधानी है ये है हाटक। हाटक राजधानी है और ये भी ऊपर कश्मीर के क्षेत्र में पड़ता है। नेक्स्ट है आपका सूरसेन, इसकी राजधानी मथुरा है। ये आपके यूपी का है, पता ही चल रहा है मथुरा राजधानी है यूपी। और अगला जो है आपका ये है आपका पांचाल। पांचाल की भी देखिए 2 राजधानी है, उत्तरी है या कहिए एक का ही छत्र है और दूसरी का आपका कामपिल्य है। याद रखिएगा पांचाल की भी 2 राजधानियां हैं, अहि छत्र और कामपिल्य। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। इसकी 2 राजधानियां हैं। और आप देख रहे हैं कोसल, इसकी भी 2 राजधानियां हैं। 2 महाजनपद आपने देखा जिसकी 2 राजधानियां हैं। और आपने ये भी देखा था अवंती, ये तीसरा है जिसकी 2 राजधानियां हैं, एक है उज्जैन और दूसरे का है माहिष्मती। अगला देखिए आपके सामने है मत्स्य महाजनपद। मत्स्य महाजनपद की जो राजधानी थी ये थी विराटनगर। विराटनगर आप सभी को पता है ये मत्स्य महाजनपद कौन से राज्य में है? राजस्थान में है। वर्तमान राजस्थान में है मत्स्य महाजनपद, इसकी राजधानी थी विराटनगर। असमक जो है ये आपका सबसे दक्षिणी महाजनपद था। आयोग ने पूछा है कि सबसे दक्षिणी महाजनपद कौन था? असमक। असमक की राजधानी कहीं पोटल मिलेगा और कहीं पोटली मिलेगा। पोटल या पोटली दोनों में से कोई भी हो, ये आपकी असमक की राजधानी, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और ये सारी चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। आपके सामने 16 महाजनपद हैं और 16 महाजनपदों का आपको नाम और उनकी राजधानी बिल्कुल याद होनी चाहिए, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इन 16 महाजनपदों में से कितने महाजनपद गंगा घाटी में थे? ये क्वेश्चन आया है। तो 16 महाजनपदों में से 10 आपके महाजनपद गंगा घाटी में हैं। 10 महाजनपद आपके गंगा घाटी में हैं। आयोग का पूछा हुआ है, याद रखिएगा, गंगा घाटी में हैं आपके 10 महाजनपद, याद रखेंगे। अब इन 10 महाजनपदों में से या 16 महाजनपदों में से कितने महाजनपद आपके उत्तर प्रदेश में हैं? ये क्वेश्चन भी आया है। तो आपके 8 महाजनपद ऐसे हैं जो आपके यूपी में हैं। आप 16 कहिए या 10 कहिए, इनमें से आपके 8 महाजनपद यूपी में हैं, ये भी आयोग ने पूछा है। टोटल 16 हैं, 10 गंगा के किनारे हैं और 8 आपके उत्तर प्रदेश में हैं। सबसे दक्षिणी असमक है, सबसे उत्तरी जो है वो आपने देखा ही गांधार है। बिहार में आपका अंग है, मगध है और आपका चंपा का इलाका आता है। यूपी में सबसे ज़्यादा महाजनपद हैं। आपके एमपी में भी आपने देखा था कि आपका जो है वो आपका यहाँ पे दिया हुआ है, मैंने लिखा है कि उज्जैन और अवंती वाला। अवंती जो है ये आपके एमपी में है और आपका मत्स्य महाजनपद राजस्थान में है, आपको क्लियर हो चुका है। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान दीजिएगा, इनको याद करके रखिएगा। कौन सा महाजनपद की कौन सी राजधानी है और कौन से राज्य में कौन सा महाजनपद पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं बाढ़ व्यवस्था के बारे में कुछ और बातें। अभी आपको मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, आप लोग अपने दिमाग को बिल्कुल ओपन करके चीज़ों को सुनिएगा, देखिएगा, क्योंकि ये सारे इतिहास की सच्चाई है। ये सारी बातें देखिए एनसीईआरटी में लिखी है, इसमें से कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं अपनी तरफ से आपको बता रही हूँ। और जो बता रही हूँ वो आप सब एथेंटिक जानकारी है जिसको आप सभी को जानना है। तो एनसीईआरटी में बहुत सारे लोगों का शोध है, रिसर्च है, इस पर हम प्रश्न चित्र नहीं उठा सकते। देखिए किस तरह से चीज़ें बदल रही हैं। पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। देखिए जन्म के आधार पे कर दिया गया ना। उत्तर वैदिक काल में वर्ण का निर्धारण जन्म के आधार पे कर दिया गया। जो ऋग वैदिक काल में कर्म था वो जन्म हो गया, लेकिन ये कर कौन रहा है? पुरोहित, जिनको विद्वान कहा गया, जिनको ब्राह्मण कहा गया, उन्होंने कहा कि वर्ण व्यवस्था का निर्धारण अब जन्म के आधार पे होगा, जो कि ऋग वैदिक काल में कर्म के आधार पे था। सबसे गलत तो यही निर्धारण हुआ, जन्म के आधार पे करके लोगों की योग्यता को यहीं पे घटा दिया गया, दबा दिया गया। आगे क्या, उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण माता पिता की संतान ब्राह्मण ही होता था, चाहे वो योग्य हो या अयोग्य हो, उसको वही सम्मान मिलेगा, वही प्रतिष्ठा मिलेगा जो उनके पिता को मिला था।
बाद में कुछ लोगों को अछूत माना गया। आगे चल करके शूद्रों से या कुछ ऐसे लोग जो वर्ण संकर व्यवस्था से बाहर आए, वो लोग कहलाए शूद्र, या मतलब वो लोग अछूत कहलाए, जिनको छूना या जिनकी स्पर्श को भी इन लोगों ने मनाही कर दी कि ऐसे लोग सोसाइटी में नहीं आएंगे, सार्वजनिक प्लेस पे नहीं आएंगे, ऐसे लोगों को नगर से बाहर कर दिया गया। सोचिए यहाँ से कितनी खराब स्थिति आ रही है। मनुष्य को ही मनुष्य ने अछूत बना दिया है, और ये बनाने का अधिकार इनको कहाँ से मिला? देखिए एनसीईआरटी में लिखा है कि इन्होंने कहा कि कुछ लोगों को अछूत बना दिया। इन्होंने अछूत वर्गों में कुछ शिल्पकार भी हैं जिन्हें अछूत माना गया, शिकारियों को अछूत माना गया, भोजन संग्राहकों को भी अछूत में शामिल कर लिया गया। यानी कि जिनकी स्थिति आर्थिक रूप से दयनीय है वो अछूत हैं, जिनकी स्थिति आर्थिक रूप से ठीक है उन्हें समाज में सम्मान दिया जा रहा है उत्तर वैदिक काल में ही। साथ ही इनमें से लोग भी साथ ही इनमें वे लोग भी आते थे जो शवों को दफनाने या जलाने का काम करते थे। अछूत और किसे कहा गया? जो शवों को जला रहे हैं, दफना रहे हैं, उन्हें कहा गया अछूत। अगर वो ये काम ना करते तो फिर समाज में कहीं रहने लायक रह जाता, लेकिन नहीं, उनके काम को इन्होंने अछूत की श्रेणी में शामिल कर दिया। इन लोगों के से संपर्क अपवित्र माना गया। ऐसे लोगों को इंसान ही नहीं समझा गया। जानवरों को भी व्यक्ति अपने घर में रखता है, लेकिन ऐसे लोगों को समाज में, नगर में प्रवेश ही वर्जित कर दिया गया। ह्वेनसांग ने लिखा है कि जब ऐसे लोग नगर में प्रवेश करते थे तो लकड़ियां पीटते हुए आते थे ताकि लोग उस आवाज़ को सुन करके हट जाएं, दूर हट जाएं, और उनकी परछाई भी उनके ऊपर ना पड़े। अगर परछाई पड़ जाए तो भी लोगों को लगता था कि वो अपवित्र हो गए हैं। ऐसी थिंकिंग, ऐसी धारणा एक इंसान का दूसरे इंसान के प्रति डेवलप हो रहा है। और ये कहाँ डेवलप हो रहा है? उत्तर वैदिक काल में हो रहा है। और कौन कर रहा है? जिसको समाज का सबसे विद्वान और सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति माना जा रहा है, उनके द्वारा ऐसी थिंकिंग बनाई गई है। देख सकते हैं ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं एनसीईआरटी में। कह रहा है कई लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई हुई इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। ऐसा नहीं है कि जो इन्होंने वर्ण व्यवस्था बनाई है इसको लोगों ने स्वीकार किया। बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सरासर नाइंसाफ़ी है। बहुत सारे लोगों ने इसको मानने से इनकार कर दिया, लेकिन बहुत सारे लोगों ने इसको माना भी। आगे कह रहा है कुछ राजा स्वयं को पुरोहितों से श्रेष्ठ मानते थे। देखिए राजा और पुरोहित में कंपटीशन। पुरोहित कह रहे हैं मैं ज़्यादा श्रेष्ठ, चारों बड़ों में मेरा स्थान सबसे पहला, चूँकि मैं विद्वान हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मेरे पास ज्ञान है धार्मिक ग्रंथों का। लेकिन क्या कह रहे हैं? राजा कह रहे हैं नहीं, मैं ज़्यादा श्रेष्ठ। यहाँ पे कंपटीशन हो रहा है दोनों लोगों में। और ये कंपटीशन क्यों हो रहा है? क्योंकि जन्म आधारित जो कर दिया, कर्म आधारित होता तो ये समस्या नहीं होती। कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण सही नहीं मानते थे। बिल्कुल सही है, जन्म के आधार पर वर्ण का निर्धारण सही नहीं है। योग्यता के अकॉर्डिंग चीज़ें चल रही थी तो ठीक थी, लेकिन जन्म के आधार पर इसको लागू कर दिया गया। इनमें या इसके अतिरिक्त कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव उचित नहीं समझते थे। कुछ लोग कह रहे हैं कि व्यवसाय के आधार पे क्यों भेदभाव हो रहा है? अगर कोई शव को जला रहा है, दफना रहा है तो उसको अछूत क्यों कहा जा रहा है? अगर कोई शिकारी है, खाद्य संग्राहक है तो वो अछूत कैसे हो गया? कर्म के आधार पे किसी को क्यों अछूत का दर्जा दिया जा रहा है? कर्म तो किसी का कुछ भी हो सकता है, सब परिस्थितियाँ करवाती हैं। जिसके सिचुएशन अच्छे होते हैं वो अच्छे काम करते हैं या बड़े काम करते हैं। जिसकी सिचुएशन परिस्थितियाँ अच्छी नहीं होती हैं वो किसी तरह जीवन यापन करने के लिए कोई भी काम शुरू कर देते हैं। तो ऐसे में किसी के काम को देख करके उसकी कैटेगरी बना देना, उसको समाज में उसी हिसाब से सम्मान देना कि अगर कोई कपड़ा धुल रहा है तो उसको समाज में सम्मान नहीं मिलेगा, या कोई बाल काट रहा है तो उसको सम्मान नहीं मिलेगा, ये कहाँ का न्याय है? देखिए जब ये वर्ण व्यवस्था बनी तब भी लोगों ने इसका विरोध किया था, और ये वर्ण व्यवस्था का आज भी विरोध होता है। लेकिन आप जान ही रहे हैं कि ना तो तब कोई सुनवाई हुई और ना ही अब कोई बहुत अच्छी सुनवाई है। आज भी हमारी मानसिकता कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा प्रभावित है और दूषित है। आगे कह रहा है जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न कराने का अधिकार सबका हो। बिल्कुल सही बात है, ये कुछ लोग चाहते हैं कि अनुष्ठान संपन्न कराने का अधिकार सबका होना चाहिए। क्या पूजा पाठ करके ईश्वर का आशीर्वाद लेने का अधिकारी सिर्फ ऊपर के 3 वर्ण हैं? क्या ग्रंथों को पढ़ करके ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार केवल ऊपर के 3 वर्णों को है? क्या समाज में वो सारी चीज़ें करने का, उसमें शामिल होने का, उसको प्राप्त करने का, समझने का अधिकार सिर्फ ऊपर के 3 वर्णों को है? देखिए उस समय भी इस बात पर
सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्यों ये अधिकार छीन लिए जा रहे हैं समाज के थर्ड यानी कि चौथे वर्ण से, जिसकी संख्या सबसे ज़्यादा है। इस पर उस समय भी सवाल उठाए गए, लेकिन तब भी कुछ नहीं हुआ। कह रहा कई लोगों ने छुआछूत की आलोचना की, आज भी बहुत सारे लोग आलोचना करते हैं, तब भी कर रहे थे कि ये नहीं होना चाहिए कि समाज में कुछ लोगों को नहीं टच करने का अधिकार है, वो लोगों के संपर्क में नहीं आ सकते या उनके साथ नहीं उठ बैठ सकते या उनको समाज में सम्मान नहीं मिलेगा। इस बात का विरोध किया गया उस समय जब ये वर्ण व्यवस्था बनाई गई थी, और उसका विरोध आज भी बहुत सारे जो समझदार और पढ़े लिखे लोग हैं वो करते हैं। कह रहा है इस उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी। आज भी पूर्वोत्तर के क्षेत्र में जनजातियां रहती हैं और वहां पर आज भी सामाजिक आर्थिक राजनीतिक जो असमानता है वो कम देखने को मिलता है। रीज़न क्या है? पूर्वोत्तर में ज़्यादातर पर्वत पहाड़ पठार हैं जहाँ पे उत्पादन उस समय बिल्कुल भी नहीं होता था, और अगर उत्पादन नहीं होगा तो लोगों के अंदर लालच नहीं होगा, अगर लालच नहीं होगा तो फिर वहाँ पे वर्ण व्यवस्था के लिए लोग क्यों लड़ेंगे। हमारे मैदानी बेल्ट में ही सबसे ज़्यादा आडंबर और सबसे ज़्यादा अंधविश्वास है, प्राचीन काल में भी और आज भी आप देखेंगे इंडिया में सबसे ज़्यादा जो अंधविश्वास है, जो इस तरह की भावनाएं हैं, ये मैदानी बेल्ट में ही है, क्योंकि मैदानी बेल्ट में लोगों के अंदर जो लालच आया, उत्पादन यहीं शुरू हुआ, उत्पादन यहीं ज़्यादा होता था, तो हर कोई उस उत्पादन को प्राप्त करने के लिए अपने अपने तिकड़म लगाना शुरू किया। किसी ने जो है वेद का सहारा लिया तो किसी ने शस्त्र का सहारा लिया, और इस तरह की चीज़ें पूर्वोत्तर में उस समय नहीं हो पाई क्योंकि वहाँ उत्पादन नहीं था, ना वहाँ राजा साम्राज्य विस्तार के लिए गए, ना वहाँ पुरोहित यज्ञ के लिए गए, और जब ये लोग नहीं गए, समाज को इन्होंने ही बिगाड़ा था, तो यहाँ का समाज ऐसे चीज़ों से अछूता रहा, और आज भी यहाँ पे इस तरह की समस्याएं देखने को उतना नहीं मिलती हैं। मैदानी बेल्ट से जाने के बाद ही लोग यहाँ पे कुछ समस्याएं क्रिएट करते हैं, वरना वहाँ के स्थानीय जो लोग हैं वो स्वतंत्र विचारधारा के हैं, वो नेचर के साथ अपने स्वतंत्र अपने नेचुरल बिहेवियर और संस्कृति के साथ रहते हैं। तो देखिए ये सब एनसीईआरटी के 6 क्लास में इतनी गूढ़ बातें लिखी हैं, अगर इस गूढ़ता को कोई समझे तो वो समझ सकता है कि समाज में कितनी विकृतियाँ आई हैं और कहाँ से ये विकृतियाँ आई हैं जो आज तक नहीं जा रही हैं। हम इन किताबों को पढ़ते रहते हैं, पढ़ते पढ़ते हमारा BA MA हो जाता है, हम टीचर भी बन जाते हैं, अधिकारी भी बन जाते हैं, लेकिन इस सच्चाई को कोई एक्सेप्ट नहीं कर पाता, ना इस सच्चाई को कोई बच्चों को बताता है। टीचर्स को चाहिए इसको बताएं, हर बच्चे के दिमाग में चीज़ें आनी चाहिए। जो उच्च वर्ण के हैं, जिनको लगता है वो श्रेष्ठ हैं, उन्हें भी पता चले, जो निम्न वर्ण के हैं, जिनको समाज में सम्मान नहीं मिला, उन्हें भी पता चले कि उनको कब से ये सम्मान मिलना बंद हो गया था। आगे देखिए, जनपद क्या है? महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा ना होकर जनपदों के राजा हो गए। आपने देखा ऋग वैदिक काल में राजा जन का राजा है, जन लोग राजा का चुनाव करते हैं और राजा बनता है, लेकिन उत्तर वैदिक काल में वो जो जन था वो क्या हो गया? जनपद हो गया। अब राजा का चुनाव कौन करेंगे? अब जन नहीं करके बल्कि जनपद करेंगे, या जनपद का राजा हो गया, यानी कि बड़े साम्राज्य का राजा हो गया है। तो जनपदों के राजा माने जाने लगे। जनपद का शाब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह होती थी। जनपद मतलब जहाँ पे जन बसते हैं, जहाँ पे लोग रहते हैं, वो जनपद हो गया। आगे कह रहा है कुछ महत्वपूर्ण जनपद मानचित्र 4 में दिखाए गए हैं। पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की है। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अतिरंज खेड़ा इसमें प्रमुख है। ये क्वेश्चन आता है कि आपका हस्तिनापुर और एटा के पास कौन सा क्षेत्र मिला है? अतरंज खेड़ा, जहाँ सबसे पहले लोहे के प्रयोग के साक्ष्य मिले हैं वो आपका अतरंज खेड़ा ही है। खुदाई से पता चलता है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूं, धान, जौ, दाल, गन्ना, तिल तथा सरसों जैसे फसलें उगाते थे। खुदाई से पता चला कि ये जो लोग हैं ये झोपड़ी में रहते हैं, ग्रामीण संस्कृति है इनकी, कृषि करते हैं और बहुत सारे फसलों का उत्पादन भी करते हैं। और अब यहाँ से धीरे धीरे लोहे के उपयोग का प्रचलन बढ़ेगा। आगे कह रहा है क्या उन फसलों का आप सूची बना सकते हैं? कह रहा है लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे, इनमें कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। ये क्वेश्चन आता है कि धूसर मृदभांड कब से मिलते हैं? तो देखिए उत्तर वैदिक काल से धूसर मृदभांड बनने शुरू हो जाते हैं।
और इन पुराण स्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है। याद रखिएगा, चित्रित धूसर पात्र उत्तर वैदिक काल का है और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भी ये देखने को मिल रहा है। जैसा कि इनके नाम से ही स्पष्ट है कि इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई है। ये आमतौर पर सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकृतियों के रूप में है। इन पर जो धूसर आपके मृदभांड है, इन पर चित्रकारी भी की गई है, जो सिंपल ज्यामितीय रेखाओं का उपयोग करके इन पर डिजाइन करने का प्रयास किया गया है। और ये आपके चित्रित धूसर मृदभांड उत्तर वैदिक काल और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में देखने को मिलते हैं। चलिए आगे देखते हैं और क्या खास बातें जो आपको जाननी है महाजनपदों के बारे में, और साथ ही आपकी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। अब आगे आपका 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, जिसको हम कहते हैं महाजनपद काल, जिसमें से आपने देखा 16 महाजनपद, उनकी राजधानियाँ, उनकी स्थिति। अब इनके बारे में और भी बातें हम देख लेते हैं। करीब 2500 साल पहले, 2000 घटा देंगे तो 500 ईसा पूर्व में कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए, इन्हें महाजनपद कहा गया। पहले जन से जनपद और जनपद से महाजनपद। ऋग वैदिक काल में जन, उत्तर वैदिक काल में जनपद, और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हो गया वही महाजनपद, यानी कि और बड़ा और ज़्यादा शक्तिशाली। आगे कह रहा है कि मानचित्र 4 में कुछ महाजनपदों को दिखाया गया है। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी। बहुत सारे जो महाजनपद हैं इनकी राजधानियां भी हैं, यानी कि वो अपने आप को साम्राज्य मानते हैं और उन्होंने अपनी राजधानी भी बनाई है। उन्होंने बड़े बड़े किले बनाए हैं। किलों को चारों तरफ से घेरा है। किससे घेरा है? लकड़ियों से घेरा है, ईंटों से घेरा है और पत्थरों से घेरा। ऐसे चीज़ों से बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची दीवार यानी कि बाउंड्री बना करके अपने किले को सुरक्षित करने का प्रयास किया है। ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया। यानी कि यहाँ पे साम्राज्य विस्तार जो चल रहा था, उस प्रोसेस में दूसरे राजा उनके साम्राज्य पर आक्रमण करके उनके साम्राज्य को अपने अधिकार में ना कर ले, इसीलिए इन्होंने अपने एरिया को, अपने साम्राज्य को, अपने महाजनपद को किला बंद करने का प्रयास किया और उसको लकड़ियों से, ईंटों से या पत्थरों की ऊंची ऊंची दीवारों से सुरक्षा प्राचीर बना करके सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास किया है। आगे कह रहा है कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि को दिखाने का प्रयास भी कर रहे हैं। कुछ राजा क्या कर रहे हैं? अपने किले के चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें बनवा रहे हैं और दिखा रहे हैं वो कितने समृद्धशाली और जो है शक्तिशाली हैं। यहाँ पे देखिए, आपने अभी देखा ही है महाजनपदों के बारे में, जिसमें से मैंने आपको कुछ महाजनपद के बारे में बताया है। आप देख रहे हैं इसमें तक्षशिला है, ये आपका एकदम उत्तर में पड़ता है। गांधार महाजनपद जो है वो आपका तक्षशिला के में ही पड़ता है। यहाँ पे देखिए आपका हस्तिनापुर है, ये पांचाल है जिसको मैंने बताया है। पांचाल की 2 राजधानियाँ अहिछत्र, और इसके अलावा आपने देखा था जो है 2 राजधानी काम्पिल्य। कौशल आप देखिए श्रावस्ती, इसकी 2 राजधानियां हैं, श्रावस्ती था और एक साकेत था। इन दोनों की 2-2 राजधानियां थी। इसके अलावा आप देखिए वैशाली भी है जो मैंने अभी आपको बताया। देखिए वज्जी भी है, यहाँ पे अंग भी है जिसकी राजधानी चंपा थी। मगध भी है जिसको गिरिब्रज और राजगिरी राजधानी बाद में पाटलिपुत्र हो गई थी। यहाँ पे देख लीजिए आप कौशाम्बी है, वत्स की राजधानी, ये भी आपका है। इसके अलावा अवंती जिसकी 2 राजधानियाँ थी, उज्जैन और माहिष्मति। और यहाँ पे आपका मत्स्य महाजनपद था राजस्थान में। नीचे आपने देखा था गोदावरी नदी के किनारे अस्मक था जिसकी राजधानी पोटल या आप देखेंगे पोटली थी। ये सारे महाजनपदों का उदय हुआ है। सबसे ज़्यादा महाजनपद देखिए गंगा घाटी में ही है, 10 महाजनपद गंगा घाटी में है और इसमें से 8 महाजनपद आपकी उत्तर प्रदेश में है। ये चीज़ याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये चीज़ें भी याद रखिएगा। देखिए 2-2 राजधानियाँ किसकी हैं आपके? एक तो पांचाल की है, दूसरी आपके अवंती की है, तीसरी आपके कौशल की भी है और एक आपकी और भी है। 4 महाजनपद ऐसे हैं जिनकी 2-2 राजधानियां हैं। ये भी याद रखिएगा, 4 महाजनपदों की 2 राजधानियां हैं। सबसे उत्तरी कौन सा है, सबसे दक्षिणी कौन सा है, सबसे पूर्वी देखिए अंग है। ये सारी चीज़ें याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए।
चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो आपको जानना है, जहां से आयोग के द्वारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहां से आपको IAS, PCS, नेट, JRF, TGT, PGT, LT ग्रेड कोई भी एग्जाम की तैयारी करेंगे आप, KBS, NBS जो भी केंद्र सरकार की होती हैं उसमें भी बहुत मदद मिलेगा, क्योंकि NCERT सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। NCERT बिना पढ़े कुछ भी नहीं हो सकता, इसलिए NCERT पढ़ना बहुत ही मस्ट है। इसके बारे में सभी को पता होना चाहिए। ये भले ही हल्की लगती है लेकिन इसमें बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई हैं, बस उसे समझना चाहिए। आगे कह रहा है और शक्ति का प्रदर्शन करते थे, यानी कि अपने जो दुर्ग है उसके चारों तरफ रक्षा प्राचीर बनाते थे और अपने शक्ति का प्रदर्शन करते थे कि मैं कितना शक्तिशाली हूँ। जैसे आज भी हैं जो अमीर होते हैं वो बड़े बड़े मकान और बिल्डिंग बनाते हैं और दिखावा करते हैं उनके पास बड़ा पैसा और पावर है, वैसे उस समय भी होता था। इस तरह से किले के अंदर रहने वाले लोगों और उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता होगा। इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता थी और लाखों की संख्या में ईंटों, पत्थरों और आपका देखेंगे का इंतजाम करना पड़ता था। हजारों स्त्री पुरुष और बच्चों को इसमें काम पर लगाया जाता था जो अथक परिश्रम करके इसका निर्माण करते थे। बहुत सारे संसाधनों की ज़रूरत भी पड़ती थी, क्योंकि इतने बड़े बड़े रक्षा दीवार बनाने के लिए बहुत बड़ी संख्या में ईंट लगेंगे, लकड़ियाँ लगेंगे, पत्थर लगेंगे, मजदूर लगेंगे और अन्य संसाधन भी लगते थे, तब जाकर के ये बन के निर्माण इसका पूरा होता था। अब राजा सेना रखने लगे थे। अब राजा क्या करेंगे, अस्थाई सेना रखेंगे, चूंकि उन्हें साम्राज्य विस्तार करना है तो अस्थाई सेना रखना होगा, जिन्हें उनको नियमित वेतन भी देना होगा। अगर अस्थाई सेना रखेंगे तो नियमित वेतन भी देना होगा। ये देखिए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में क्या क्या परिवर्तन आया, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में राजा ने किलेबंदी करना शुरू कर दिया, अस्थाई सेना रखना शुरू कर दिया, उसको नियमित वेतन देना शुरू कर दिया और नियमित वेतन आपके कैसे किया जा रहा है, कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्कों के द्वारा भी किया जाता था। आहत सिक्का मतलब जानते हैं, इसको पंचमार्क सिक्का भी कहते हैं। शुरुआती जो आहत सिक्का है ये चांदी के बने होते थे। ये सिक्के जो होते थे इस पर ठप्पा मार के बनाया जाता था, यानी कि आहत करके बनाया जाता था, ठप्पा मार के बनाया जाता था, इसीलिए इसको आहत मुद्राएं या इसी को पंचमार्क मुद्राएं भी कहते हैं। इस पे अलग अलग तरह के मार्क यानी कि चित्र जो है ठप्पे के द्वारा उकेरे जाते थे, इसीलिए इनको आहत या पंचमार्क सिक्के कहा गए, जो शुरुआत में चांदी के हैं, आगे चल के तांबे के भी मिलेंगे। आगे कह रहा है कि इन सिक्कों के बारे में तुम अध्याय 8 में पढ़ोगे। चलिए 8 में इसको और डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। महाजनपदों के राजा ऋग्वेद में उल्लेखित राजा से किस प्रकार भिन्न है। बहुत आसान है, आप लोग पढ़ चुके हैं कि ऋग्वैदिक काल के राजा की विशेषता, उत्तर वैदिक काल के राजा की विशेषता और महाजनपद काल के राजा की विशेषता। ये देखिए कितनी ऊंची दीवार बनाई जा रही है और इसको कितने ऊंचाई पे एक व्यक्ति जो है ऊपर चढ़ चढ़ के बना रहे हैं। ये दीवार का एक दृश्य यहाँ दिया हुआ है जो काफ़ी ऊँचा है, यहाँ पे तल है और बहुत ऊंची दीवार है जिसको एक पर्सन के द्वारा बनाया जा रहा है, जो कि किले की मतलब सुरक्षा के लिए बनाया जाने वाला प्राचीर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कर व्यवस्था कैसी थी उस समय की, टैक्सेशन कैसा था। शानदार है, इसको ध्यान दीजिएगा, आयोग पूछता है इसको। महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे, बड़े बड़े किले बनवाते थे, महल बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे। बहुत बड़ी बड़ी सेना भी रखेंगे बड़ी संख्या में, इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। जब बड़े बड़े भवन बनवाएंगे तो पैसा लगेगा, बड़ा बड़ा सेना रखेंगे, संख्या उनकी ज़्यादा होगी तो ज़्यादा वेतन देने के लिए भी उनको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होगी। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी, सेना का रखरखाव, महल का बनना और सारी चीज़ों का निर्माण, इसके लिए और बहुत सारे कर्मचारी की ज़रूरत होती थी और कर्मचारी होंगे तो उनको भी वेतन देना होगा। आगे कह रहा है अथवा महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लगाए गए उपहारों पर निर्भर होते थे, यानी कि जो लोग लाते थे समय समय पे उपहार, उसी पे उनको निर्भर होना पड़ता था। राजा कहीं अलग से तो पैसे छापेगा नहीं, निश्चित ही साम्राज्य से जो मिलेगा उसी से उसके पास पैसे आएंगे या संसाधन आएंगे। तो ये निर्भर है जो लोग नियमित रूप से उसको उपहार और पैसे दिया करते थे। आगे देखिए फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि अधिकांश लोग कृषक ही थे। ये देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे ज़्यादा जो राजा को टैक्स कहाँ से मिल रहा है, फसलों से मिल रहा है, यानी कि जो कृषि उत्पादन पर टैक्स लग रहे हैं सबसे ज़्यादा राजा को पैसे वहीं से मिल रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या हैं, कृषक हैं, ज़्यादातर लोग उत्पादन कर रहे हैं। देखिए उत्पादक ज़्यादा हैं और शूद्र ज़्यादा हैं, क्षत्रिय और ब्राह्मण कम हैं।
प्रायः उपज का 1/6 हिस्सा कर के रूप में निर्धारित था। ये आयोग ने कई बार पूछा है। धर्मशास्त्रों में कितना % कर लेने की बात की गई है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कितना % कर लिया जाता था। मौर्य काल में कितना % लिया जाता था, तो वहाँ तो 1/4 से 6 तक था। ये सारे आपकी याद होने चाहिए, पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो लिया जाता था टैक्स के रूप में उत्पादन से, इसको क्या कहते थे? भाग, हिस्सा, भाग। ये आपका भूमि कर का जो टैक्स होता था उसको कहते थे भाग। कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए गए। कारीगर जो थे उनके ऊपर भी कर लगाए जाते थे, जो प्रायः श्रम के रूप में चुकाते थे। ये मेहनत मजदूरी करके यानी कि श्रम के रूप में चुकाएंगे, यानी कि वो बाकी दिन अपने यहाँ काम करेंगे, खुद बनाएंगे, लेकिन महीने का 1 दिन 2 दिन जितना दिन राजा कहेगा, इनको राजा के लिए पूरे टाइम मेहनत करना होता था। तो ये श्रम के रूप में अपनी मेहनत को चुकाते थे। जैसा कि एक बुनकर, लोहार या सुनार को राजा के लिए महीने में 1 दिन काम करना पड़ता था, यानी कि महीने में बाकी दिन वो अपने लिए काम करेंगे, लेकिन बुनकर, लोहार, सुनार जितने भी शिल्पकार हैं, महीने में 1 दिन वो राजा के यहाँ फ्री में काम करेंगे और उनका काम ही उनका राजा को दिया गया टैक्स होगा। पशुपालकों को जानवर या उसके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। देखिए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कितना परिवर्तन आया। अब जो पशुपालन कर रहे हैं वो भी टैक्स देंगे, या तो जानवर देंगे टैक्स के रूप में, या तो जानवर से जो घी, दूध, अन्य जो उत्पाद होते हैं वो देंगे। अगर भेड़ है तो बाल देंगे। आगे कह रहा है व्यापारियों को सामान खरीदने और बेचने पर भी क्या करना पड़ता था? कर देना पड़ता था। अगर कोई व्यापारी है, वो सामान को खरीद रहा है, बेच रहा है, उससे मुनाफा कमा रहा है, तो उसको भी राजा को टैक्स देना पड़ता था। इसके अलावा देखिए ये भी आया हुआ आयोग का सारा पॉइंट है। आखेटकों तथा संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी पड़ती थी। अगर आप आखेटक हैं, जंगल से कंद मूल फल फूल इकट्ठा करते हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें टैक्स के रूप में देनी पड़ेंगी। यानी कि आप किसी भी तरह का अर्न कर रहे हैं, किसी भी तरह आपका व्यवसाय है, किसी भी तरह की आपकी गतिविधियां हैं और आपको उससे कुछ भी प्राप्त हो रहा है, तो आपको वो टैक्स के रूप में देना पड़ेगा। ये कहाँ से शुरू हो गया है? महाजनपद काल यानी कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में शुरू हो गया है। याद रखिएगा ये सारी चीज़ें पूछी गई हैं। आखेटक तथा खाद्य संग्राहक राजाओं को क्या देते थे? जो जंगल से प्राप्त करते थे वो ही उत्पाद जो है राजा को वो दिया करते थे। आगे देखिए कह रहा है कृषि में परिवर्तन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कृषि में क्या परिवर्तन आया है, कृषि का स्वरूप कैसा है, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा था ऋग वैदिक काल में कृषि का स्वरूप कुछ खास नहीं है। लोग पशुपालन करते हैं, पशुचारण करते हैं, घुमक्कड़ी जीवन है, खाना बहुत जीवन है, कृषि नहीं करते हैं। कृषि का क्या करेंगे? जौ जैसे चीज़ों का उत्पादन करते थे जो कम समय में तैयार हो जाए। क्योंकि वो चारागाह के लिए भ्रमण करते रहते थे, तो एक जगह स्थिर होकर नहीं रहते थे, तो इस वजह से वो कृषक बहुत अच्छे नहीं बन पाए थे। बहुत कम समय में उत्पादित होने वाले जौ जैसे चीज़ों का उत्पादन करते थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल में अस्थायी रूप से कृषि करना उन्होंने शुरू कर दिया था और फिर यहाँ पे लोग कृषक हो गए, अस्थायी निवासी हो गए। अब भ्रमण करना छोड़ दिया, राजा साम्राज्य विस्तार करने लगे, कृषक कृषि करने लगे, पुरोहित यज्ञ करने लगे। उत्तर वैदिक काल में महाजनपद काल जब आया तो यहाँ पे और ज़्यादा क्रांति आई। लोहे के फाल बन गए। लोहे के फाल बनने की वजह से, लोहे के हथियार बनने की वजह से जंगल काटना आसान हो गया। जंगल को साफ करने के बाद उसकी जड़ों को खोद कर निकालना आसान हो गया। जड़ों को खोदने के बाद ज़मीन की गहरी जुताई करना आसान हो गया, जो लकड़ी के और अन्य फालों से नहीं हो पाता था। अब गहरी जुताई होने लगी जो है लोहे की फाल से। जब गहरी जुताई होने लगी तो अब धान के बीज छिड़क करके बो करके नहीं उगाते थे, बल्कि अब रोपाई शुरू हो गई। और जब रोपाई शुरू हुई तो धान के ज़्यादा पौधे जिंदा रहने लगे। धान के ज़्यादा पौधे अगर जीवित रहेंगे तो उत्पादन भी बढ़ेगा, और उत्पादन बढ़ेगा तो निश्चित ही टैक्सेशन भी बढ़ेगा और समाज में समृद्धि भी आएगी, समाज में और नई नई चीज़ों का विकास भी होगा। तो अब यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें बदल रही हैं। इस युग में कृषि के क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन आए। पहला, हल्का फाल लोहे का हो गया, लोहे का हो गया पहला पॉइंट। दूसरा बनने लगा जब अब कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था। इससे फसलों की उपज बढ़ गई और दूसरे लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू कर दिया। इसके पहले धान बोते थे, बीज को छिड़क देते थे, लेकिन अब बीज लगाने के बाद जो पौधा निकलता उसको उखाड़ करके रोपाई करने लगे।
शुरू किया, अर्थात खेतों में बीज छिड़ककर धान उपजाने के बजाय धान के पौधे तैयार कर उसका रोपण शुरू किया गया। अब पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, इसलिए पैदावार भी ज़्यादा होने लगी। इससे कमर तोड़ परिश्रम लगता था। इसमें क्या होता था? कमर तोड़ परिश्रम, गहरी जुताई, मिट्टी को समतल करना, बीज लगाना, पौधे उखाड़ना, फिर रुपाई करना, सिंचाई करना, उससे घास निकालना, ज़्यादा देखभाल करना, ज़्यादा अनाज होंगे तो ज़्यादा मेहनत भी करना होगा, तो अब बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत पड़ी। और काम जो है ज़्यादातर कौन करते थे? दास दासी और भूमिहीन खेतीहर मजदूर करते थे। ये सारे काम ज़्यादातर कौन कर रहे हैं? दास कर रही हैं, दासियाँ कर रही हैं, और जो भूमिहीन खेतीहर मजदूर हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है वो ये काम कर रहे हैं, जिनको कमकार कहा जाता था। याद रखिएगा ये परिवर्तन। लोहे के फाल का उपयोग, धान की रोपाई, उत्पादन का बढ़ना, लोगों को कृषि काम में लगाना, राजा का टैक्सेशन बढ़ना, समाज में समृद्धि आना, और अब समाज में और ज़्यादा आडंबर, और ज़्यादा ढकोसला, और ज़्यादा अंधविश्वास बढ़ेगा, क्योंकि लोगों का लालच जो बढ़ेगा। तो ये रहा आज का आपका चैप्टर, और इसमें आप लोगों ने काफ़ी कुछ देखा है। चलिए देख लेते हैं, आपका ये बहुत ही शानदार पॉइंट है, मगध को ढूंढो। मगध के बारे में देख लेते हैं। मगध मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कह रहा है चित्र 4 में मगध ढूंढो। लगभग 200 साल पहले सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद बन गया। गंगा और सोन जैसे नदियां मगध से होकर बहती थी। शानदार है। मगध जो है यही सबसे ज़्यादा हाईलाइट क्यों हुआ, या मगध के ही राजा शक्तिशाली क्यों हुए, या मगध का ही जो साम्राज्य है ये सबसे ज़्यादा इतिहास में हमें देखने को क्यों मिलता है? क्योंकि मगध महाजनपद कहाँ है? गंगा और सोन नदियों के संगम पर है, और गंगा और सोन नदी के बीच में है, तो निश्चित ही वहाँ पे हर साल नदियों के द्वारा मिट्टी लाई जाएगी, मैदान का निर्माण किया जाएगा। उस उपजाऊ मिट्टी में उत्पादन बड़े पैमाने पे होगा, उत्पादन अधिशेष होगा तो राजा को टैक्स भी ज़्यादा मिलेगा, टैक्स ज़्यादा मिलेगा तो खजाना भरेगा, खजाना भरेगा तो राजा युद्ध करेगा, रथ बनाएगा, सेना रखेगा और निर्माण कार्य करेगा, तो उसके साम्राज्य में समृद्धि आना लाजमी है। वही कह रहा है कि यहाँ पे नदियाँ हैं। नदियाँ क्या करती हैं? यातायात के साधन विकसित करती हैं। आसानी से आप एक जगह से दूसरी जगह सामान और इंसान को ढो सकते हैं। जल वितरण की अच्छी व्यवस्था होती है। ऐसे जगह पे जल जो वाटर लेवल है मेंटेन होता है। साथ ही नदी के पानी का उपयोग आप पीने के लिए, आप सिंचाई करने के लिए किसी भी तरह से यूज कर सकते हैं। पानी की उपलब्धता होती है नदी होने पे। ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं नदियाँ। हर साल बाढ़ के मैदान का निर्माण करती हैं जहाँ उत्पादन बड़े पैमाने पे होता है। मगध का एक हिस्सा जंगलों से घिरा है। मगध आप सभी को पता है कि बिहार और यूपी का क्षेत्र मिला के था। उसके दक्षिण में झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ पड़ता है, जो पूरा जंगली इलाका है। और इस जंगल में क्या मिलते हैं? इन जंगलों में जो है जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर और उन्हें प्रशिक्षण का काम करके सेना में काम में लगाया जाता था। इन जंगलों से बड़े पैमाने पे हाथियों को पकड़ लिया जाता था, प्रशिक्षण देके उनको सेना में भर्ती किया जाता था। पहले के टाइम में घोड़े से ज़्यादा तवज्जो जो है हाथियों को दिया जाता था। इनको काफ़ी समृद्ध और वैभव का प्रतीक माना जाता था। तो मगध को बड़े पैमाने पे हाथी उसके बगल के जंगल से मिल जाया करते थे। यही नहीं, जंगलों से यानी कि पेड़ों से घर बनाना आसान हो जाता था, गाड़ियाँ बनानी आसान हो जाती थी, इसके अलावा रथ बनाना आसान हो जाता था, और लकड़ियों से ईंधन और बाकी ज़रूरतें भी पूरी हो जाती थी। तो मगध को सब कुछ आसानी से मिल गया। यातायात मिल गया, जल वितरण मिल गया, ज़मीन उपजाऊ मिल गई, जंगल मिल गया, हाथी मिल गए, लकड़ी मिल गया। इसके अलावा इन क्षेत्रों में आप देखेंगे लौह अयस्क बड़े पैमाने पे पाया जाता है। लौह अयस्क की खदानें मिली, और जहाँ से मजबूत औजार बनाए जा सकते थे कृषि के लिए, और अन्य चीज़ों के लिए हथियार बनाए जा सकते थे युद्ध के लिए। यानी कि इनको बैठे बिठाए ऐसा भौगोलिक स्थिति थी मगध की कि उसे सब कुछ मिल गया। साथ ही महत्वाकांक्षी शक्तिशाली राजा भी मिल गए जो साम्राज्य विस्तार की महत्वाकांक्षा रखते थे, और इसी वजह से मगध का उत्कर्ष हुआ और मगध सबसे बड़ा महाजनपद या एक साम्राज्यवादी महाजनपद के रूप में आया और एक बहुत बड़े साम्राज्य की स्थापना की।
मगध में दो बहुत बड़े शक्तिशाली शासक हुए, एक बिंबिसार और दूसरा अजातशत्रु। अन्य जनपदों को जीतने के लिए ये हर संभव साधन अपनाते थे। महापद्मनंद एक और महत्वपूर्ण शासक थे जिन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग तक फैला लिया था। यानी कि मगध साम्राज्य के बिंबिसार हो गए, अजातशत्रु हो गए, महापद्मनंद हो गए, आगे चल के इसी मगध साम्राज्य में आपका मौर्य साम्राज्य आएगा। ये सारे लोग अपना साम्राज्य विस्तार करना चाहते थे, उसके लिए इन्होंने बहुत प्रयत्न भी किया। अजातशत्रु ने तो दो हथियार भी बनवा लिए थे, शिलाकंटक या महाशिलाकंटक और रथमूसल, दो हथियार इसने बनाए थे स्पेशल साम्राज्य विस्तार के लिए। महाशिलाकंटक और रथमूसल ये किसने बनाए थे? अजातशत्रु ने बनाए थे, ताकि साम्राज्य विस्तार हो सके। बिहार में राजगिरी, आधुनिक राजगीर कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। बाद में पाटलिपुत्र, जो कि आज का पटना है, जिसकी स्थापना उदयन ने की थी, ये राजधानी बन गई थी। ये भी याद रखिएगा, शुरू में राजगिरी था, बाद में पाटलिपुत्र इसकी राजधानी हो गई थी। 2300 साल से भी पहले की बात है, मैसिडोनिया के राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। पूरी तरह सफल न होने पर भी वह मिस्र और पश्चिम एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया था। और आज से 2300 साल पहले मैसिडोनिया का राजा सिकंदर, जिसे विश्व विजेता बनने का सपना था, वो भी सभी क्षेत्रों को जीतता हुआ भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में पहुंच गया था, व्यास नदी के किनारे तक, और मगध की तरफ बढ़ना चाहता था। लेकिन उसकी सेना ने आगे बढ़ने से मना कर दिया, क्योंकि वो भयभीत थे कि आगे मगध महाजनपद है जिसके पास विशाल सेना है, हाथी वाली सेना है, और हम उनसे नहीं जीत पाएंगे और हमारा मरना निश्चित है। और वहाँ पे उन्होंने सिकंदर से कह दिया कि अब वो युद्ध नहीं करेंगे, अब उन्हें अपने घर वापस जाना है। और फिर यहाँ से सिकंदर को जो है मजबूर होकर के व्यास नदी के किनारे से वापस लौटना पड़ा था, क्योंकि उसकी सेना ने इनकार कर दिया कि वो आगे नहीं जाएंगे। वो भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल सेना, रथ सेना, हाथियां बहुत बड़े पैमाने पे है। इस वजह से सैनिकों ने युद्ध करने से मना कर दिया और ना चाहते हुए सिकंदर को अपना भारत विजय का अभियान रोक करके वापस लौटना पड़ा था। आगे देखिए क्या है और खास बातें। वज्जी, आपके सामने वज्जी महाजनपद अभी आपने पढ़ा बिहार में है। जैसा कि तुमने ऊपर पढ़ा, मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था, उसके नज़दीक ही वज्जी राज्य था, उसके पूर्व में वज्जी राज्य था जिसकी राजधानी वैशाली थी, जो बिहार में थी। यहाँ एक अलग किस्म का शासन व्यवस्था था जिसे गढ़ या संघ कहते हैं। यहाँ पे राजा नहीं है, यहाँ पे गढ़ है या संघ है। गढ़ या संघ का मतलब होता है जब कई लोग मिलके शासन करते हैं और सबको समान पावर होता है, सबको समान अधिकार होता है, उसको गढ़ या संघ कहते हैं। गढ़ या संघ में कई शासक होते हैं, कभी कभी लोग एक साथ शासन करते हैं, जिसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता है। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे, सभाओं में बैठकर ये बातचीत करते थे, बहस करते थे, वाद विवाद करते थे, और उसके जरिए वो बात करते थे कि हमें क्या करना चाहिए और किस तरह करना चाहिए। शत्रु के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएं करते थे। स्त्रियां, दास तथा कमकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। इन गढ़ वाले सभाओं में सिर्फ राजा या वो लोग बैठते थे जो मिलकर इस गढ़ का निर्माण करते थे। दास, स्त्री और कमकारों को ऐसी सभाओं में शामिल होने का अधिकार नहीं था। आगे कह रहा है बुद्ध तथा महावीर जो है ये दोनों लोग ही गढ़ या संघ से ही संबंधित हैं। इनके पिता जो है ये गढ़ या संघ के ही मुखिया थे। बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है। बौद्ध साहित्य में सजीव वर्णन मिलता है संघ का, ये चीजें हम लोग आगे पढ़ेंगे। आगे है आपका वज्जी संघ का एक वर्णन दीघ निकाय में से लिया गया है। दीघ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है, आप सभी को पता है। दीघ निकाय, मध्यम निकाय, ये सब आपके बौद्ध धर्म से जुड़े हुए ग्रंथ हैं, उससे लिया गया है। एक छोटी सी यहाँ पे जो है स्टेटमेंट है, आपको इसको देखना है कि क्या खास बातें थी। चलिए देख लेते हैं। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर दे रही हूँ ताकि आप लोग पूरी बात को देख सकें। कह रहा है वज्जी संघ का यह मतलब दिया हुआ है, इसमें करीब 2300 साल पहले लिखा गया था अजातशत्रु और वज्जी संघ के बारे में। अजातशत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। उन्होंने अपने मंत्री वत्स्यकार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा। ये क्वेश्चन आया है कि वज्जी पर अधिकार किसने किया था? अजातशत्रु ने किया था। अजातशत्रु का मंत्री कौन था? ये क्वेश्चन भी आया है, वत्स्यकार थे। अजातशत्रु ने किसे बुद्ध के पास भेजा था? ये भी आया है, वत्स्यकार ने मतलब वत्स्यकार को भेजा था।
वज्जी संघ में फूट डालने में कौन सफल हुआ था? वत्स्यकार सफल हुआ था। या अजातशत्रु ने किसकी मदद से वज्जी संघ में फूट डाली थी? तो वत्स्यकार की मदद से फूट डाली थी। ये सारे आयोग ने अभी तक क्वेश्चन पूछ लिए हैं। कह रहा है कि बुद्ध ने उससे पूछा कि क्या वज्जी सभाएं नियमित रूप से होती हैं तथा उसमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं? तो यहाँ पे देखिए बुद्ध से जो है सलाह लेने के लिए भेजा था अजातशत्रु ने कि जाओ वत्स्यकार से कहा कि बुद्ध से सलाह लेके आओ कि हमें वज्जी पर आक्रमण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या कैसे हम उसको जीत सकते हैं। तो बुद्ध ने कहा कि बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या वज्जी सभाएं नियमित रूप से होती हैं तथा उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है, उन्होंने कहा कि वज्जीवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे। महात्मा बुद्ध ने कहा जब तक उनके बीच बैठकें हो रही हैं, वो लोग एक दूसरे का सम्मान कर रहे हैं और बढ़िया से मिलजुल के काम कर रहे हैं, तब तक उनको कोई हरा नहीं सकता। उन्होंने कहा आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे, नहीं हरा पाएगा। पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे तो कोई नहीं हरा पाएगा। बड़ों का सम्मान करेंगे, समर्थन करेंगे और उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे तो उन्हें कोई हरा नहीं सकता। इसके अलावा उन्होंने और क्या कहा और क्या करेंगे वो, तो उनको कोई हरा नहीं सकता। कहा वज्जी महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे और उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे तो उनका साम्राज्य बढ़ता रहेगा। शहरों और गांवों में चैत्यों का रखरखाव करेंगे तो भी साम्राज्य बढ़ेगा। विभिन्न मतावलंबियों संतों का सम्मान करेंगे और उसके आने या जाने पर कोई रोक नहीं लगाएंगे। अगर ये सारी चीजें वो कर रहे हैं तो उनको कोई हरा नहीं सकता, ऐसा महात्मा बुद्ध ने कहा था। इससे अजातशत्रु को पता चला कि उनके बीच फूट डालना पड़ेगा और फूट डालने के बाद ही उनको हराना संभव है। कह रहा है कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे, इसके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। उसके बाद गुप्त शासकों ने गढ़ और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया। इसके बारे में तुम अध्याय 10 में पढ़ोगे। यानी कि इसके बावजूद भी ये गढ़ और संघ बहुत लंबे समय तक शासन करते रहे। आगे चल के गुप्त शासकों ने इनको अपने साम्राज्य में मिलाया था। आगे आपका आ गया है क्वेश्चन जो आपको लिखना है। ये अगर आप लिखते हैं तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है। क्लासेस आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न का उत्तर ज़रूर लिखें। आपके सामने देखिए प्रश्न है, आप इसका जो है ले सकते हैं, शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं कि कैसे कैसे क्या होता था। कह रहा अन्यत्र क्या हो रहा था? अपने एटलस में यूनान और एथेंस को ढूंढो। इस समय यूनान में क्या हो रहा था? लगभग 2500 साल पहले एथेंस के लोग एक शासन व्यवस्था की स्थापना की जिसे प्रजातंत्र या गणतंत्र कहते हैं। वहाँ पे प्रजातंत्र या गणतंत्र की स्थापना हो गई थी एथेंस, जिसको हम वर्तमान में इटली कहते हैं। यह व्यवस्था लगभग 200 सालों तक चली। इसमें 30 साल से ऊपर के उन सभी पुरुषों को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। इस व्यवस्था में वो सारे नागरिक पूर्ण नागरिक होंगे जो दास नहीं हैं। ऐसा यहाँ का गणतंत्र या यहाँ का जो आपका प्रजातंत्र है ये बनाया गया था। आगे कह रहा वहाँ एक सभा थी जो महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने के लिए साल भर में कम से कम 40 बार बुलाई जाती थी। इस सभा में सभी नागरिक भाग ले सकते थे। शासक के कई पदों पर नियुक्तियां लॉटरियों द्वारा की जाती थी। सभी नागरिकों को सेना और नौसैनिक में अपनी सेवाएं देनी होती थी। औरतों को नागरिक का दर्जा नहीं मिलता था। ये भी याद रखिएगा, औरतों को नागरिक का दर्जा यहाँ नहीं मिलता था। आगे कह रहा व्यापारियों तथा शिल्पकारों के रूप में एथेंस में रहने और काम करने वाले बहुत से विदेशियों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले थे। यानी कि जो बहुत सारे विदेशी हैं वहाँ पे अलग अलग काम करें उनको भी नागरिक का दर्जा नहीं है। महिलाओं को भी यहाँ पे नागरिक का दर्जा नहीं दिया गया है। एथेंस में खदानों, खेतों, घरों और कार्यशालाओं में काम कर रहे दासों को भी नागरिक का अधिकार नहीं है। दासों को, महिलाओं को, विदेशियों को यहाँ पे नागरिक का दर्जा नहीं दिया गया है। यहाँ पे पहली बार गणतंत्र या आपका जो है एक तरीके से कहेंगे कि राजतंत्र स्थापित हुआ था। तो ये आप देख सकते हैं, सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ ली हैं। यहाँ पे सही गलत बताना है, क्या है जो सही है या गलत है स्टेटमेंट। कह रहा अश्वमेध के घोड़े को अपने राज्य से गुजरने की छूट देने वाले राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। बिल्कुल सही है। राजा के ऊपर सारथी पवित्र जल का छिड़काव करता था। नहीं, सारथी नहीं करता था, बल्कि कौन करते थे? पुरोहित करते थे। इसलिए आपका ये गलत हो गया। पहला सही है, दूसरा आपका गलत है। पहला सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि ये पुरोहित करते थे। पुरातत्वविदों को जनपद की बस्तियों में महल मिले हैं, सही है। सूक्ष्म चित्रित धूसर पात्रों में अनाज रखा जाता था, ठीक है।
महाजनपदों में बहुत से नगर किलाबंद थे, सही है। ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं सही है, इसमें से एक स्टेटमेंट केवल गलत है। बाकी आपके छोटे छोटे प्रश्न हैं जिनको आपको लिखना है और इसका उत्तर लिखने का प्रयास कीजिएगा। आप इसका शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं और आप लोग इसका उत्तर दे सकते हैं बहुत आसानी से, चूँकि मैंने बहुत विस्तार से सारी चीज़ें पढ़ाई हैं, कुछ भी नहीं छोड़ा है। एनसीईआरटी को इतना विस्तार से आपको पढ़ने को बहुत कम मिलेगा, मोस्टली शॉर्टकट में क्लासेस प्रदान कर दी जाती हैं बच्चों को, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है और बल्कि एक्स्ट्रा चीज़ें ही आप लोगों को बताई हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को क्लासेस समझ में आ रही होंगी। अगर अच्छा लग रहा है तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर कोई सुधार चाहिए, किसी तरह का आपका मतलब जो है सुझाव है, तो वो भी बेझिझक लिखिएगा। आप लोगों के सुझाव का, आप लोगों के डिमांड का, आप लोगों के कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा। और आप लोग खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए। किसी भी तरह की कोई समस्या है तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट डे न्यू चैप्टर के साथ मिलेंगे और ऐसे ही शानदार तरीके से पढ़ेंगे। आज के लिए थैंक यू सो मच।